हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। कल की क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 2.2 थी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं, जो द्विघात बहुपद था उसके शून्यकों के और गुणांकों में क्या संबंध होता है, त्रिघात बहुपद जो सिलेबस में नहीं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। थोड़ा याद कर लेना त्रिघात बहुपद, ताकि याद रहे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस का सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बटा ए होता है। सिंपल से 2-3 बार पढ़ोगे दिमाग में हो जाएगा। और द्विघात बहुपद इंपॉर्टेंट था। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा बीटा होता है सी बटा ए। उसी सवाल से रिलेटेड आपको आज हम करेंगे क्लास में 3 उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। टोटल 4 उदाहरण है। 5 उदाहरण सिलेबस में नहीं, वो त्रिघात का नहीं करेंगे। 3 उदाहरण हमें करने 2, 3 और 4, जो आपकी प्रश्नावली 2.2 से पहले दिए गए। फिर अगली लेक्चर जो होगा वो हो जाएगा प्रश्नावली 2.2 का पूरा ही कंप्लीट। बोला क्या है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले आप इस सवाल को यहां तक देखें, आगे नहीं पढ़े। एक द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना। एक द्विघात बहुपद के कभी भी शून्य ज्ञात करने या किसी भी बहुपद के शून्य का आपको ज्ञात करना है तो जो बहुपद दे रखा है उसको पहले बराबर में 0 रखना पड़ेगा आपको। ये रूल है शून्य ज्ञात करने का, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आगे क्या बोला है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच वो है जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा है आना चाहिए सेम टू सेम। देखते आप सवाल ध्यान से समझना ये, क्योंकि अगर आपने सवाल एक को ध्यान से समझ लिया तो जो प्रश्नावली है आपके 2.2 का जो पहला सवाल उसके अंदर 6 सवाल, उसमें से 4 सवाल आप उड़ा दोगे, हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल में। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी सवालों, लेकिन ध्यान से समझना। गुणनखंड विधि ऐसे 9th क्लास से पढ़ते आए हो, 8th क्लास से पढ़ते आए हो, सब काम हो जाएगा। द्विघात बहुपद है आपके पास x² प्लस का 7x प्लस 10, और अगर मुझे शून्य निकालना इसको मैं किसके बराबर करने वाला हूँ, 0 के। ठीक है सर। गुणनखंड विधि कहती है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जब चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है या कोई द्विघात जो समीकरण होता है, ये द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा दिया, उसको सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक आप गुणनखंड विधि से करते हो जो आप 8th 9th में पढ़ते आए हो। एक पूर्ण वर्ग विधि होती है जो एनसीईआरटी ने हटा दी है। एक होता है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। जैसे दिन चौथा चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, उस दिन सब डिस्कशन कर लेंगे। टेंशन लो ही मत आप लोग, किसी भी तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है सब उस दिन कर लेंगे। 3 मेथड होते हैं, मैं उस समय लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगा। अब ये गुणनखंड विधि कहती क्या, इसके बारे में सुनना। सीधा सिंपल सा मतलब है, आपका दिमाग काम करना चाहिए। सीधे बात होता क्या है कि ये आपकी जो है ना, आप देखो एक बार थोड़ा सा सोचना। ये नंबर 1 पर लिखा गया पहला, ये नंबर 2 पर लिखा गया, और ये लिखा गया नंबर 3 पे। 1, 2 और 3 पे नंबर लिखे गए। ठीक है सर, ये 3 नंबर मतलब ये फर्स्ट जगह पर बैठा, ये सेकंड पे बैठा, ये थर्ड पे बैठा। और पहली बात ये एक फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले x² वाला पद आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर अचर आएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं उसको सही करें। कुछ पर्सन्स हैं ऐसे 2.2 के अंदर जिसमें एक सवाल में फॉर्मेट सही नहीं, पहले स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद आपको रखना। अब करना क्या है कि आपको इस पद को एज ए टीज लिखना और इस पद को भी एज ए टीज लिखना। कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा है प्लस का है प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है सर, आप लिखेंगे x² को आपने लिख दिया x² और प्लस में आपने लिख दिया 10, बराबर में क्या लिख दिया 0। हल्का सा आपको यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क सोचना है। यहां पर ये थोड़ा सा रफ वर्क सोचना। रफ वर्क करना क्या है कि आपको पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है। पहले वाली संख्या कौन सी है, x² गुणा लास्ट वाली संख्या कौन सी है 10, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 10x²। समझ में आ गई। बीच में आपके पास है 7x, वो भी प्लस का 7x है। इसको आपको 2 भागों में बांटना। 7x को कितने भागों में बांटना, 2 भागों में। गुणनखंड विधि समझना। गुणनखंड विधि में होता है कि आपने नंबरिंग कर दी, पहले वाला पहले जगह लिख दिया, लास्ट वाला लास्ट एज इट इज लिख दिया। फिर पहला रफ वर्क में काम है पहले और लास्ट को मेरे को गुणा करना है। क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो मैंने x² और 10 को गुणा किया तो मेरे पास प्लस का 10x² आया। अब मेरे पास बीच में बचा है प्लस का 7x। इस 7x को मुझे 2 भागों में तोड़ना। कितने भागों में, 2 भागों में। अब मेरे को 2 भागों में तोड़ने में मैं कैसे भी तोड़ सकता हूं। अगर मैं 7x लिखूं, इसको मैं 6x प्लस का 1x लिखूं तो भी 7x आ जाएगा। 7x है तो इसको मैं 5x प्लस 2x लिखूंगा तो भी 7x आ जाएगा। 3x और 4x लिखूंगा तो भी प्लस का 7x आ जाएगा। मैं इसको अगर 10x माइनस 3x लिखता हूं
10x माइनस 3x लिखता हूं तो भी मेरे पास 7x आ जाएगा। लेकिन ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। नंबर आपको दो ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ो या घटाओ, जिनको प्लस करो या माइनस करो, उत्तर 7x आना चाहिए। लेकिन अगर उनको गुणा भी करोगे तो उत्तर 10x² आना जरूरी है, बात ध्यान रखना। ऐसा 7x तो आप अपनी मनमर्जी, क्यों? क्योंकि वो तो फिर दुनिया के लिए सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, मेरे लिए अलग। क्योंकि 7x लाना है तो मैं कह दूंगा 6x + x, आप कह दोगे 5x + 2x, कोई कह देगा 3x + 4x, कोई कह देगा कि 17x - का 10x। 17x - का 10x भी तो 7x बचता है। कोई कह देगा 100x - का 93x, तो भी 7x बचेगा। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको दो नंबर्स ऐसे डिवाइड करने हैं जिनको गुणा करने पर तो जोड़ने पर तो 7x आए प्लस का, लेकिन उन दोनों को जब गुणा करोगे 10 भी आना जरूरी। तो मेरे पास दिमाग अगर लगाओगे, थोड़ा सा आप सोचोगे, तो दो नंबर आप सोच सकते हो। एक आप सोच सकते हो 2x, एक सोच सकते हो 5x, और दोनों आपको प्लस के सोचने पड़ेंगे। देख लो क्यों। प्लस का 2x, प्लस का 5x, प्लस का 7x होता है, वेरीफाई। प्लस के 2 को प्लस 5 से गुणा करोगे प्लस का 10 आएगा। x को x से गुणा करो x², सारी वैलिडिटी खत्म हो गई है। दोनों शर्तें लागू होना जरूरी है, ध्यान रखना। शर्त आपकी ये भी लागू हो और ये भी लागू हो, दोनों शर्तें लागू होना जरूरी। अगर दोनों शर्तें लागू नहीं हो रही फिर ये गुणनखंड सही नहीं होगा। अब आपने कर दिए इसके गुणनखंड हमने कर दिए 2x 5x। आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि सर अगर मैं 5x को इधर लिखूं 2x को इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 में 2 जोड़ें, 2 में 5 जोड़ें, उत्तर 10 ही आएगा। ठीक है, तो आपने ये लिखा था, यहाँ आप लिखोगे प्लस का ये आ गया 2x और प्लस का आ गया आपके पास 5x। अब आप देखोगे 3 को मैं 4 चीज बना चुका हूं, तो मेरे पास 2 2 के जोड़े बन गए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 चीजें बन गई मेरे पास। एक उधर बन गया, एक उधर बन गया। अब यहां से कुछ कॉमन लेना, आपको क्या लेना है? कॉमन लेना। आप इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को, क्या यहां से x कॉमन आ रहा है? क्या बिल्कुल x कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x² में से x कॉमन लेते पीछे x बच जाएगा, प्लस ये है 2x, 2x में से x कॉमन लेते पीछे 2 बचेगा। अब गुणनखंड का नियम क्या कहता है? गुणनखंड का नियम ये कहता है कि अगर यहां x + 2 आया है ना, तो आगे भी आप इन दोनों में कुछ भी कॉमन लेना, ऐसी संख्या लेनी है कि आगे भी क्या बचना चाहिए? x + 2 बचना चाहिए। ये रूल है, ये किसी भी गुणनखंड विधि को करने का रूल है कि अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी कॉमन लिया, जो यहां अगर x + 2 बचा है, तो आगे भी आपको ऐसे नंबर कॉमन लेने पड़ेंगे ताकि आगे क्या बचे? x + 2। जैसा यहां है वैसा का वैसा यहां बचना चाहिए, ये रूल है इसका। ठीक है, अब देखो ये चिन्ह किसका? प्लस का, तो इधर प्लस का प्लस आ जाएगा एज इट इज। अब कॉमन लो, इधर x है, इधर x है, इधर x कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन आ रहा है। देखो क्यों? 5x में से 5 कॉमन ले, पीछे x बचा, फिर प्लस 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। आप थोड़ा ध्यान देंगे, दिया देखो बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। किसका चिन्ह है? प्लस का। इस प्लस के इधर अगर आप चीज देखोगे, घर अलग बन गया, इस प्लस के इधर अलग चीज बन गई, तो आप इधर जब चीज देखेंगे इधर भी x + 2 और इधर भी x + 2, क्या इन दोनों घरों में x + 2 कॉमन नहीं है? बिल्कुल कॉमन। तो आप लिखेंगे x + 2 तो मेरा आ गया कॉमन। जब मैंने इस घर में से x + 2 कॉमन ले लिया तो यहां तो क्या बचा? x, फिर प्लस। जब मैंने वापिस x + 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 5, और बराबर में क्या बच गया? 0। बराबर में क्या बच गया? 0। ये हमने इसके गुणनखंड किए। पहला स्टेप ये आपको ध्यान रखना, इसके टुकड़े कैसे करने हैं, बाकी तो गुणा भाग है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब इस सवाल को 2 भागों में आपको बांटना। एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर करनी, एक बार ये वैल्यू इसके 0 के बराबर करनी। तो x + 2 को 0 के बराबर करोगे, x + 5 को 0 के बराबर करोगे, तो x का मान क्या बेटा? यहां से -2 नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और यहां से x का मान आएगा -5। ये हमने इस बहुपद के क्या निकाल दिए? शून्यक निकाल दिए। क्या निकाल दिए? शून्यक निकाल दिए। आप लिखेंगे अतः शून्यक, अतः शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। ये आपके पास 2 शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा। सिंपल सा है। आपको करना क्या, मैं सत्यता की जांच बाद में करवा दूं। सत्यता की जांच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये काम इंपॉर्टेंट है। आपको गुणनखंड विधि लगानी है तो पहले तो फॉर्मेट में होना चाहिए, बराबर 0 कर दिया। पहले वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को सेम रखना है, और मेरे को पहली और लास्ट वैल्यू को क्या करना है? गुणा करना है आपस में। क्या करना है? गुणा करना है। तो जब मैंने x² को 10 से गुणा किया तो मेरे पास 10x² आ गया। गुणा करने पर मेरे पास 10x² आया, तो मुझे 7x के 2 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने? 2। और 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको मैं गुणा करूं तो 10 आ जाए,
लेकिन जोड़ूं तो कितना आ जाए, वापिस 7 आ जाए। मैंने 7x के टुकड़े कर दिए, 2x और 5x दोनों ही प्लस के कर दिए, तो फिर ये हो गया 5x 2x। तो फिर एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों में x कॉमन था तो x प्लस 2 है। और गुणनखंड का नियम है कि अगर यहाँ x प्लस 2 है तो इधर भी क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। क्या आएगा, x प्लस 2। तो यहाँ से 5 कॉमन लिए, यहाँ प्लस आ गया, वापिस x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे x प्लस 5 बचा, गुणा बाकी x का मान एक -2 आया, एक x का मान -5 आया। तो अतः शून्य का आगे अल्फा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया -5। ये तो हमने काम कर दिया किसका, शून्य का। किसका काम कर दिया हमने, शून्य ज्ञात करने वाला काम कर दिया। अब मेरे को जो काम करना वो है सत्यता की जांच। क्या करनी है इस सवाल के अंदर, सत्यता की जांच। सत्यता की करनी है आपको जांच। अगर सत्यता की जांच करनी तो पहले तो बहुपद लिख दो जो आपको दे रखा है, और बहुपद है आपके पास x² प्लस का 7x और प्लस का 10। सत्यता की जांच आपको करनी। सत्यता की जांच में a b c की जरूरत होती है क्योंकि अल्फा और बीटा था गया मेरे पास। अगर मेरे को a का मान निकालना, किसका मान निकालना बेटा, a का, तो a क्या होता है, a होता है x² का गुणा। आपको x² गुणांक में कुछ भी नहीं है तो जहां कुछ नहीं होगा वहां x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। तो x² का गुणांक तो कितना आ गया, 1। फिर मुझे मान की जरूरत पड़ेगी b की। किसकी जरूरत पड़ेगी, b की। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक इधर कितना दिखाई दे रहा है, 7। और फिर मुझे c की जरूरत पड़ेगी, और c होगा अचर यानी कि 10। तो मेरे पास जो समीकरण था, जो बहुपद था x² प्लस 7x प्लस 10, उससे मैंने तीनों मान निकाल दिए a b c। a होता है x² का गुणांक, यहाँ गुणा में 1 है। b होता है x का गुणांक तो 7, c हो गया 10। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में पहला जो काम होता है वो होता है आपके शून्यकों का गुणा, शून्यकों का योग। पहला जो काम होता है वो होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का b/a। अब मैं आपको सत्यता की जांच बताता हूं कैसे काम करेगी। ठीक है, देखो अल्फा का मान कितना है, -2, -2 प्लस बीटा का मान कितना है, -5, फिर माइनस, सूत्र में माइनस, b का मान कितना, 7, a का मान कितना है, 1। दो नंबर माइनस में हो जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो -2 और -5 हो जाएगा -7 बराबर में -7 में 1 का भाग लगाओगे तो 7 ही आएगा। क्या वैल्यू बराबर नहीं आई है क्या, देखो फोटोकॉपी आई एकदम। होता क्या है कि ये जो बराबर का चिन्ह है ना, अगर इधर जो वैल्यू रखना होगा अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे, जो मान अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर आएगा वो का वो मान -b/a करने पर आना चाहिए। इसको बोलते हैं सत्यता की जांच। पहला काम तो हो गया इजी में। ठीक है सर, दूसरा काम देखो। दूसरा काम होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा। सूत्र क्या होता है, c/a। सूत्र क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान है मेरे पास -2 गुणा बीटा का मान है -5, c का मान कितना है 10/1। ये तो मान में देखा देख लिख रहा हूं। -2 को -5 से गुणा कराओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 में 1 का भाग लगाओगे 10 आ जाएगा। बोलो साहब फोटोकॉपी आई या नहीं आई। ये किसी भी द्विघात बहुपद को आप जब सरल करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, दो बातें ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शून्य ज्ञात करना तब इतना ही सवाल करना, इससे आगे नहीं करना। सत्यता की जांच बोले, सत्यता की जांच ही है। सत्यता की जांच में 5 वैल्यू की जरूरत है, अल्फा बीटा a b c। अल्फा बीटा a b c। a b c आपको पता है, x² का गुणांक a, b x का गुणांक c अचर। अल्फा और बीटा हम निकालेंगे जो शून्य कहेंगे। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। कोई कह सर मैं इसको अल्फा बोलूंगा इसको बीटा बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखें, आप बीटा प्लस अल्फा लिखें। -2 और -5 को जोड़ोगे तो भी -7 आएगा, और -5 और -2 को जोड़ोगे तो भी -7 आएगा। -2 को -5 से गुणा करोगे तो भी प्लस का 10 आएगा, और -5 को -2 से गुणा करोगे तो भी 10 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह है, आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि हर सवाल नए तरीके का आएगा, गुणनखंड करने कैसे हैं, और यह है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में आपको दो चीजें वेरीफाई करनी है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। मान जो दे रखा तो फोटोकॉपी आनी चाहिए, जैसा इधर आया वैसा इधर आना चाहिए। काट छांट आपको नहीं, ऐसे नहीं माइनस से माइनस काट दो, नहीं करना, बराबर में आपको चीजें रखनी। बोलो मेरा शेर और शेरनी किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या। ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं उदाहरण नंबर 3 है ऐसे ही, फिर उदाहरण नंबर 4 में वो सवाल आ जाएगा
शून्य दे रखे हैं, फिर शून्यकों से क्या निकालना, आपको द्विघात बहुपद निकालना। छोटा सा लेक्चर बनेगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार आप इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूं उदाहरण नंबर 3। अब देखो उदाहरण संख्या करते हैं 3। अभी हमने दूसरा कर लिया था। उदाहरण संख्या 3 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको सर इसमें 3 नंबर आए नहीं, अभी गुणनखंड किसके करेंगे, तो जरूरी नहीं है 3 गुणनखंड आना ना। तो आगे हम 2.2 प्रश्नावली जब पढ़ेंगे उसमें खूब सारे सवाल आ रखे हैं, 2 सवाल आ रखे हैं। एक तो जिसमें 2 ही दे रखे हैं, वहाँ कुछ कॉमन वगैरह लेके करना है। तो आपके पास जो सवाल है वो है x² - 3 बराबर है 0। इसके आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है, फिर सत्यता की जांच करनी, ये बात का काम। पहले तो x के 2 मान चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x के 2 मान नहीं आए तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा और बीटा नहीं आएंगे, तो सत्यता की जांच इम्पॉसिबल है। हाँ चलो हम ABC तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, ये हो गया। आप इस सवाल को करने का सीधा सिंपल सा तरीका देखो, किताब वाले ने पता नहीं कैसे किया। जो भी अचर है ना उसको उधर भेज दो, तो ये बनेगा x² बराबर 3। x² बराबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। भाई स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगता है, लेकिन रूट के आगे चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का। आपके ज्यादातर के दिमाग में ये रहता है, ये वहम है कि जब स्क्वायर हटता है तो वैल्यू प्लस की आती है। नहीं, वैल्यू हमेशा आती है प्लस और माइनस की। रूट ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और वैल्यू माइनस की भी। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो जब भी रूट लगेगा आगे वैल्यू आएगी प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके पास x का मान है। अब आप इसको 2 भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो हो जाएगा धनात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, और एक आपको बांटना है ऋणात्मक चिन्ह। एक धनात्मक चिन्ह बांट दो और एक ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक चिन्ह लोगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का √3। x का मान कितना मान आ जाएगा, प्लस का √3। और ऋणात्मक चिन्ह बांटोगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का √3। कितना आ जाएगा साहब, माइनस का √3। इस सवाल को करें, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, अगर आपको इसके गुणनखंड नहीं हो रहे। क्यों? गुणनखंड तभी होंगे जब वैल्यू कितनी होगी, 3। x² भी होगा, x भी होगा, अचर भी होगा, a भी होगा, b भी होगा, c भी होगा। अगर तीनों वैल्यू है तो तीनों के लिए फिर हम गुणनखंड विधि लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ वैल्यू है 2 ही है कि एक तो आपको x² दे रखा है, एक अचर दे रखा है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप एक ही काम करें, अचर को इधर भेज दें, ये आ गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस लोगे तो x का मान √3 आ जाएगा, माइनस लोगे तो माइनस का √3 आ जाएगा। और हमें x के 2 मान चाहिए थे, एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बेटा, बीटा हो गया। बोलो साहब मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस का √3। ये आपके पास 2 शून्य आ गए। अल्फा का मान √3, बीटा का मान माइनस का √3। ये आपके पास 2 शून्य आ गए, अल्फा और बीटा। तो अचर वाले को हमेशा ऐसा, कोई भी अचर वाली संख्या आ गई, चाहे x² - 4 आ जाए, प्लस नहीं आएगा। प्लस ऐसा लिए नहीं आएगा क्योंकि प्लस की चीज उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। रूट के अंदर माइनस आती है, हमने पढ़ा था काल्पनिक संख्या हो जाती। क्या हो जाती? काल्पनिक हो जाए, वो सोल्यूशन नहीं। काल्पनिक का 11वीं क्लास के अंदर सोल्यूशन है, 10th क्लास के अंदर सोल्यूशन नहीं। आप देख लो एक बार, अगर आपको ऐसे पता है कि आप सोच रहे हो x² प्लस का 3 आ जाता बराबर 0, तो x² बराबर ये प्लस का उधर जाता माइनस का, तो रूट लगती है, माइनस आ जाता रूट के अंदर। क्या आ जाता? माइनस का। और माइनस का हम सॉल्यूशन से नहीं करेंगे, माइनस को आयोटा से किया जाता है। वो आपके 11th क्लास में, वो अभी आपके नहीं है, तो आप इसको नहीं देखें एक बार। ठीक है सर, 2 शून्य आगे हमारे पास, बिल्कुल आगे। अब सत्यता की जांच क्या है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में आपके पास समीकरण दे रखा है, जो बहुपद दे रखा वो है x² माइनस का 3। यहाँ से हमें 3 वैल्यू निकालनी बेटा। कितनी वैल्यू निकालनी है? 3। एक तो a निकालना है, एक आपको b निकालना है, एक आपको c निकालना है। a क्या होता है? x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है? 1 है, तो x² का गुणांक a होता है। b क्या होता है? x का गुणांक। कहीं x वाला पद नजर आ रहा है क्या? मैंने बोला था जो पद नजर नहीं आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो x नजर ही नहीं आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और अचर कितना? माइनस का 3। बोलो साहब, किसी को ABC पहचानने में दिक्कत है क्या? एक का मतलब x² का गुणांक 1 है, b 0 इसीलिए हुआ क्योंकि x वाला पद आई ही नहीं। और c का मान कितना हो गया? अचर हो गया। ठीक है सर, अब सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा है, तो अल्फा का मान है √3। कितना है? √3 प्लस बीटा का मान है माइनस का √3 बराबर माइनस, b का मान है 0 बटा में 1 प्लस √3 में से माइनस √3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0।
और जीरो में किसी का भी भाग लगाओ जीरो, ये माइनस नहीं, माइनस का जीरो नहीं होता, हमेशा ही जीरो प्लस की होता है। जीरो किसके बराबर आ गया, जीरो के, ठीक है साहब। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो अल्फा का मान है √3 गुणा बीटा का मान है माइनस का √3, सी का मान कितना है, सी का मान है आपके पास माइनस का 3 और ए का मान कितना है 1। √3 को √3 से गुणा करवाओगे 3 बन जाएगा, ये तो पता है ना, रूट के अंदर नंबर सेम रूट हट जाता, पहले चैप्टर में बताया था। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का बराबर -3 में 1 का भाग लगा, उत्तर कितना आएगा -3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या, बोलो। इस सवाल को ध्यान रखना, अचर आपको गुणनगण तभी दिमाग में आना चाहिए जब 3 संख्याएं दे रखी है, x² वाला पद भी दे रखा है, x वाला पद भी दे रखा है और अचर संख्या दे रखी है, तभी आप गुणनगण सोचें, वरना गुणनगण नहीं सोचना, सीधा अचर को इधर भेजा, इधर भेजते ही आपके पास 3 आया, 3 जब इसको हटेगा तो रूट लगेगा, दिमाग में केवल रूट नहीं होना चाहिए, रूट के आगे हमेशा ही प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। हम क्या करते हैं, जब वो क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं, r² बराबर गुण 50 आता है, तो त्रिज्या वो गुण 50 को रूट में लेते हैं, 7 ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि त्रिज्या वगैरह कोई लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, इसीलिए प्लस। लेकिन ध्यान रखना, मैथमेटिक्स की दुनिया में जब कभी भी रूट हटता है, मैं घनमूल की बात नहीं कर रहा हूँ, घन हटेगा तो प्लस के ही आता है हमेशा, लेकिन जब भी वर्ग हटके वर्गमूल में बदलेगा तो उस संख्या के आगे हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह होता है, वहाँ 2 मान निकलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। हम ये कहते हैं ये संभव नहीं है, ये संभव है, ये मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये मान इसको संतुष्ट करना चाहिए, तब हम जाकर वो प्लस का और माइनस का डिसाइड करते हैं। यहाँ तो दोनों ही है, क्यों, क्योंकि कोई भी शून्य प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, शून्य जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने मान निकाला, x का मान √3 है, इधर आया x का मान माइनस का √3। ये आपके हो गया एग्जांपल नंबर 3 के, जब शून्य के निकाले थे अल्फा और बीटा। सत्यता की जांच में a का मान 1 है, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, b होता है x का गुणांक, किसका गुणांक होता है x का, तो x आई ही नहीं तो उसका मान हमेशा ही 0 लेना, मैंने आपको द्विघात बहुपद में सारी चीजें बता रखी वहाँ, ठीक है। और c हो गया अचर माइनस, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा ए, फोटोकॉपी आ गई, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा ए। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लालो लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल बचा है 4, बड़ा सिंपल सा है, उसको कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार आप इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 4, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, 5 नंबर आपको नहीं करना है, ध्यान रखना, एक्सरसाइज में कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, वहाँ लिखा हुआ है परीक्षा की दृष्टि से, ये नहीं, सवाल चेंज हो गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अभी तक द्विघात बहुपद दे रखा था, शून्य के निकाल रहे थे, अब उल्टा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, लाइन के ऊपर गौर करें, लाइन के ऊपर गौर करें बेटा, शून्यकों का योग कहाँ लिखा है, देखो शून्यकों का योग, और बोला है शून्यकों का गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। क्या शून्य दिए गए, शून्यकों का योग दिए, शून्य दिए गए, शून्यकों का योग आपको दे दिया, तो सुनना मेरी बात, पहली बात तो आप लिखेंगे दिया है, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा, -3, क्यों, क्रम से का मतलब होता है पहले नाम आया शून्यकों का योग तो -3, तो शून्यकों का योग हो गया -3, और अगला आपको दे रखा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है जो प्रश्न में दे रखा है। अगर आपने चौथा एग्जाम्पल ध्यान से समझ लिया तो 2.2 का दूसरा सवाल में जो 6 सवाल है आप गर्दे उड़ा दोगे सबके, फटाफट कर दोगे उनको। और अगर आपने एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझ लिया तो उसके 4 सवाल हो जाएंगे, अगर एग्जाम्पल नंबर आपने तीसरा समझ लिया उसका 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा। एक चौथा एग्जाम्पल थोड़ा नए टाइप का है, वो मुझे करवा, जो चौथा सवाल है वो नए टाइप का, वो मुझे करवाना, करवाऊंगा मैं सारे, लेकिन कोशिश करना आप इस क्लास के बाद उनको करने की। हमने जो जो जानकारी दे रही थी उसको लिख दिया, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जब भी ऐसी स्थिति दे रखी तो आप लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ये कभी भी आपको द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, आपकी किताब ने पता नहीं कैसे किया, वो ABC के मान निकाल के कर रहा है, वो x² प्लस bx प्लस c में मान रख रहा है, उत्तर कोई चेंज नहीं आएगा, इससे भी सेम आएगा, ठीक है सर। जहां जहां मान की जरूरत है वहां मान रख दो, देखो x² की जगह x² ही रहने दो माइनस, अब ध्यान देगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का तो डायरेक्ट मान आपको कितना दे रखा, -3,
तो ये रहा -3, फिर है x प्लस क्या लिखा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का तो डायरेक्ट मान आपको दे रखा 2 और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये बनेगा आपके पास x² माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3x और प्लस में 2 बराबर में 0। ये आ गया साहब आपके पास द्विघात समीकरण। आप लिखेंगे द्विघात समीकरण है, आपको द्विघात बहुपद चाहिए, आप लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों को कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपको सवाल आता है फिर 2.2 आज का अगर लेक्चर आपने ढंग से समझा है, आज का लेक्चर अगर आपने ढंग से समझ लिया 2.2 पूरी हो गई लगभग। कुछ भी नहीं है, आपको केवल चीज़ें मेरे को समझानी है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा आपके अंदर धैर्य होगा, थोड़ा सा आप सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो मेरे करवाने से पहले पहले आप 2.2 को कर लेंगे। मैं कल जो लेक्चर अपलोड करूंगा उससे पहले पहले जैसे ये लेक्चर देखा आपके कंसेप्ट मैंने सारे क्लियर कर दिए। एक्चुअल में सत्यता की जांच कैसे हो रही है, ये सूत्र कैसे काम कर रहा है, मान कैसे रखने, द्विघात बहुपद कैसे रखना, इतना ही काम मेरे को समझाना होता है। टीचर का काम हमेशा आपकी लाइफ में 1% होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर का आपके परसेंटेज बढ़ाने में, आपके मार्क्स आने में, आपके सफल होने में केवल और केवल 1% का योगदान होता है। बाकी 99% काम आपको खुद को करना है, आपकी समझ के हिसाब से करना है। अगर आपके अंदर समझ नहीं हुई तो फिर टीचर चाहे कितना ही बढ़िया हो, कोई काम का नहीं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हमेशा एक बुरे से बुरे टीचर से पढ़ सकता है, लेकिन एक बुरा स्टूडेंट कभी भी एक अच्छे टीचर से भी नहीं पढ़ सकता। ये ध्यान रखना आप लोग। कोई भी कितना ही बुरा टीचर हो, अच्छा अगर स्टूडेंट होगा तो उससे पढ़ लेगा, बट अगर कितना ही बढ़िया टीचर हो, अगर बच्चे में थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह नहीं, अनुशासन वगैरह नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ध्यान रखना, कितना ही बढ़िया पढ़ा तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो बात ध्यान रखें, किसी भी टीचर का आपकी लाइफ में 1% योगदान है। मैं अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे इन चीज़ों को समझाने में केवल और केवल 1% का योगदान है। कितना परसेंट? 1% का योगदान है। बाकी 99% काम आपको करना है। आपको चीज़ें समझनी है कि ये फॉर्मूला ऐसे जा रहा है, मैं आपको एक टाइप बता सकता हूँ, इस टाइप का अगर प्रश्न आए तो ऐसे करना है। बाकी जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस खुद करेंगे, उतने फायदे में रहोगे। एग्जाम मेरे को नहीं देना, एग्जाम आपको देना। मैं तो मेरी तरफ से लैंग्वेज को रफ वर्क में समझा रहा हूँ, फिर उस लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से आपको लिखवा रहा हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, फिर उसके सवाल करवा रहा हूँ। एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवाल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। मैं करवा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप मेहनत करें बेटा। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जितने भी वीडियो हैं, पूरा वीडियो देखें, कंसेप्ट को एक एक लिखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आते उस कमेंट बॉक्स में डालें, उसका सॉल्यूशंस आपके सामने लाएंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से। धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूब पे काम हो रहा है, इंप्रूवमेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें भी लाएंगे कि कभी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बीच में बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएंगे जिसका आपका मनोरंजन भी बढ़िया रहे, आपका दिमाग भी काम करे। तब तक के लिए आप इन सब का रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं लाता हूं कल की क्लास में 2.2 जो प्रश्नावली है, चाहे बड़ा वीडियो बनो, उसको एक लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे। थैंक यू।